हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड जो अपने पास में टॉपिक चल रहा था उससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये जो आपके पास में है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सबसे लास्ट मेथड थी ये, ठीक है। अब उसके लिए वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से जो अपन सॉल्यूशन निकालते थे जिसका नाम अपन क्या देते थे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी जो अपन फाइंड आउट करते थे वो अपन फाइंड क्या करते थे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब क्या काम आपके पास में है, यानी इष्टतम हल। अब इसी की चेक करोगे, यानी अब इष्टतम परीक्षण की जांच करने का ये पर्टिकुलर मेथड है कि मान लो सपोज करो कि आपने सॉल्यूशन निकाल लिया 700, मान लो आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए कि ये जो 700 निकाले हैं अपन, क्या इससे कम भी हो सकता था क्या खर्चा, या इतना ही रहेगा खर्चा। तो उसको चेक करने का एक छोटा सा मेथड और है, लेकिन उससे पहले अपन क्या कर रहे हैं कि सॉल्यूशन तक पहुंचना है, तो अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन से अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या आपके पास में, देखो क्वेश्चन हमारे पास में है निम्न, यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन, निम्न परिवहन समस्या को हल कीजिए। समस्या को हल कीजिए वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से, ठीक है। आगे ब्रैकेट में नाम भी लिख देते हैं, वोगल सन्निकटन विधि, वोगल सन्निकटन, ब्रैकेट बंद, ठीक है। इस मेथड का जो नाम है वो आपके पास में क्या है, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्लियर है। आ जाओ अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या आपके पास में, D1 D2 D3 D4, इधर तो है D1 D2 D3 और इधर है D4, इधर है O1 O2 O3, ये है O1, ये है O2 और ये आपके पास में है O3, ठीक है। अब देखो वैल्यू क्या क्या है, 1 3 4, ये तो है 1, ये है 3 और ये है 4, 2 3 2, 2 3 और ये है 2, 1 2 5, ये है 1, ये है 2 और ये आपके पास में है 5, 4 1 9, ये आपके पास में है 4, ये है 1 और ये है आपके पास में 9, ठीक है। और देखो वैल्यू क्या क्या गिवन है आपके पास में, उपलब्ध में है 30 50 20, ये 30, ये 50 और ये है 20, मांग है 20 40 30 10, 20 40 30 और ये आपके पास में है 10, ये है मांग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास में ऑलरेडी पहले से गिवन होगा, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये पहले से आपके पास में गिवन होगा इस तरीके की प्रॉब्लम, जिसमें कुछ आपके पास में उपलब्ध इकाइयाँ होती है और कुछ आपके पास में डिमांड होता है, कुछ ना कुछ आपके पास में मांग होती है, ठीक है। अब ये जो आपके पास में है क्वेश्चन, इसके लिए अपन देखो सबसे पहले यहाँ पे जो मांग है ये उपलब्ध है आपके पास में, और ये ध्यान रखना है, ये जो वैल्यू है ये कितना आपके पास में उपलब्ध है, ये तो आपके पास में, और ये इतने की मांग है, डिमांड है ये, ठीक है। ये जो आपके पास में है ये डिमांड लिख देता हूँ इसको मैं, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास में गिवन है ये सारी वैल्यू, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि ये जो है उपलब्ध इकाइयों का योगफल और डिमांड का योगफल होनी चाहिए समान, यानी अगर ये संतुलित परिवहन समस्या है तो ही अपन इसको हल कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि सबसे पहले समस्या देख लो संतुलित है या असंतुलित है। तो 50 30 80 20 100, 40 60 30 90 और 10 100, इसका देखो योगफल कितना है टोटल 100। तो समस्या कैसी आपके पास में है, ये जो परिवहन समस्या आपके पास में है ये संतुलित परिवहन समस्या है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे वो स्टार्ट करोगे कहाँ से, स्टेप नंबर फर्स्ट से।
और स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास में, दी गई परिवहन समस्या, देखो इसको अपन इस तरीके से लिख लेते हैं, यहां पर लिख देता हूं, दी गई परिवहन समस्या, दी गई परिवहन समस्या संतुलित परिवहन समस्या है, संतुलित परिवहन समस्या है। संतुलित क्यों है? क्योंकि इनका जो योगफल है इनके योगफल के समान है। अगर योगफल समान होंगे तो अपन क्या कहेंगे कि संतुलित परिवहन समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, अगर संतुलित परिवहन समस्या है तो अपने को अब आगे बढ़ना है और आगे अपन क्या लगाएंगे, अब मान निकालेंगे पेनल्टी का, जिसको अपन बोलते हैं शास्ति। तो स्टेप नंबर सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास में, अब हम शास्ति का मान ज्ञात करते हैं, शास्ति का मान ज्ञात करते हैं, यानी पेनल्टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद में क्या उसी में लिख देता हूं, अधिकतम जो शास्ति होगा उसका चयन करना है अपने को, तो ये भी साथ में लिख देता हूं, अधिकतम शास्ति वाले अवयव का चयन करते हैं, अवयव का चयन करते हैं। तथा ये और लिखना है आपको, मैं बोल देता हूं, तथा उस पंक्ति या स्तंभ में जो सबसे न्यूनतम अवयव होगा उसको सबसे पहले पूर्ति करोगे। उस पंक्ति या स्तंभ में न्यूनतम अवयव की मांग की पूर्ति करते हैं, मिनिमम किससे, उपलब्ध और डिमांड से। मिनिमम किस किस में होना चाहिए, उपलब्ध और इससे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मिनिमम किस किस में होना चाहिए, एक तो डिमांड और एक होना चाहिए आपके पास में सप्लाई, यानी डिमांड और सप्लाई में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है ना उससे अपन फिल करेंगे। ठीक है, इसमें देखो निकाल देता हूं मैं, इसको P लिख देता हूं, यहां से देखो पेनल्टी यानी P, इधर भी निकलेगा P, इधर भी P है, तो इस P को भी लिख देता हूं, देखो इस तरफ, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं इसके लिए P, ध्यान से देखते रहना। इसका P निकालते कैसे हैं शास्त्री, अपन डिस्कस कर चुके हैं कि दो न्यूनतम अवयव का अंतर, 1 और 3 यानी ये शास्त्री रहेगा 2, 2 और 2 यानी ये रहेगा 0, 1 और 2 यानी 1, 1 और 4 यानी 3। इसमें देखो 1 और 1 यानी 0, 1 और 2 यानी 1, इसमें देखो 2 और 4 यानी 2। अधिकतम शास्त्री कौन सा है, इस 3 के अंदर है, यानी इस 3 का चयन करना है इस पंक्ति या स्तंभ में। इसके अंदर 4, 1, 9 में जो सबसे न्यूनतम है 1 है, एक देखो यहाँ पे उपलब्ध तो है 50 और ये है 10, तो ये दे दिए 10, ये हो गया 0 और ये 10 दे दिए, तो यहाँ से कितना बच गया आपके पास में, ये 40। ध्यान से देखते रहना, ये बच गया आपके पास में 40। ठीक है, अब इसी स्टेप को आपको तो एक बार और दोहराना है ना, तो एक बार मैं और इसी में पूर्ति कर देता हूँ, यानी जो नया स्टेप बनेगा आप लोगों के पास में, वो 0 करते देखो ये D4 हट जाएगा, ये D4 तो हट जाएगा, और D4 हटते ही मान क्या क्या बचेगा, D4 तो यहाँ से हट गया। अब D4 हटने के बाद में देखो बचेगा केवल ये D1, D2 और D3 के अंदर, D1, D2 और D3 के लिए लेकिन बना देता हूँ, D4 हट गया, अब D1, D2, D3। ठीक है, देखो मान क्या क्या आएगा, यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, D1, D2, D3, ये तो है D1, यहाँ पे ये है D2 और ये है D3। यहाँ पे देखो क्या क्या है, O1, ये है O2 और ये आपका इसमें है O3। ठीक है, ये तीनों मान हो गया, एक मान तो हट ही चुका है। अब इसमें इसके जो मान वगैरह है वो अपन लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू वगैरह क्या क्या है।
1 2 1 3 3 2, 1 2 1 3 3 2, 1 2 1 3 3 2, 1 2 1 3 3 2, 1 2 1 1 2 1, ये मान क्या था आपका इसमें 3 3 2 3 3 2, तो यहाँ पे है 3 3 और 2। फिर देखो मान क्या है 4 2 5, 4 2 और ये आपका इसमें है 5। बाकी जो सारे टेबल है ना वो इसी के अंदर बना दूंगा, ध्यान रखना। अब ये और देख लो साथ में कि वैल्यू क्या क्या है 20 40 30, 20 40 30, ये आपका इसमें है 20 40 30, 20 40 और ये है 30, और इधर वाले मान क्या क्या है आपका इसमें ये 30 40 20, 30 40 20, 30 40 20, 30 40 और 40 70 20 90, 40 से 70 और 20 90, ठीक है। ये स्टेप नंबर अब आ चुके हो थर्ड पे, फर्स्ट सेकंड का काम हो चुका है, ठीक है। या मैं लिख देता हूँ एक बार। अब जो आप लोग गए हो वो चले गए स्टेप नंबर थर्ड पे, स्टेप नंबर थर्ड, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड में क्या काम किए हो, जिसमें शून्य हो गया उसको हटा दिए, तो वही चीज अपन लैंग्वेज लिख रहे हैं कि जिस पंक्ति या स्तंभ में, जिस पंक्ति या स्तंभ में मांग तथा पूर्ति शून्य हो, उस पंक्ति या स्तंभ को, उस पंक्ति या स्तंभ को हटा देते हैं। जिसमें मांग या पूर्ति क्या हो जाएगा, उसमें शून्य हो जाए, उसको अपन रिमूव कर देते हैं। यहीं से रिमूव ही करना है अपने को। अब इसको ध्यान से देखना। अब ये देखो इसके लिए फिर से पेनल्टी निकलेगा P, इसके लिए भी देखो पेनल्टी निकलेगा। इसके लिए देखो पेनल्टी कितना निकाल लोगे, 1 और 3 यानी 2, 2 और 2 यानी 0, 1 और 2 यानी 1। इसके लिए देखो पेनल्टी क्या क्या रहेगा, ये 0, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 0, ये 1 और यहाँ से 2 और 4 यानी 2। अधिकतम पेनल्टी वाले का चयन करना है। अधिकतम पेनल्टी देखो यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, इनमें से कोई भी एक ले लो, इनमें से कोई भी एक ले लो, ठीक है, आपकी मर्जी है वो ले लो। अधिकतम वाला ये है तो इसलिए ये वाले को अपन चयन कर रहे हैं, अधिकतम जो है, ठीक है। इसका जब चयन करोगे तो इसके अंदर देखो मान क्या क्या है, 1 3 4 में से एक अवयव को फिल करना है। मिनिमम है 1, तो 1 को पूर्ति कर रहे हो। 1 की पूर्ति कितने से करोगे, 30 और 20 में से 20 करते ये तो हो गया 0, और 20 करते ये कितना बच गया होगा इसमें 10। 0 करते तो ये भी हट गया। तो पेनल्टी में कुछ बदलाव होगा क्या, वो अपन इसी टेबल में देख लेते हैं। पेनल्टी में कुछ बदलाव होगा क्या, हो पेनल्टी का मतलब ये हो गया कि दोबारा जब ये तो 0 करके हट गया, इसकी पेनल्टी कितनी होगी, बोले 0, इसकी पेनल्टी 1। इसकी पेनल्टी देखो अब ये हट चुका है, अब जो 0 था वो क्या बन गया 1। पहले जो 0 था ना, अब वो किस में चला गया 1 में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, ये हट चुका है। 2 और 3 यानी 1, 2 और 5 यानी इसकी पेनल्टी अब कितनी आ गई आपका इसमें 3। बस ये सारे पेनल्टी आ गई। अब अधिकतम पेनल्टी कौन सी है, बोले 3 वाली अधिकतम पेनल्टी है। तो 3 वाली जब अधिकतम पेनल्टी है तो ये है अब आपके पास में पेनल्टी। अब इसके अंदर जब चयन करोगे तो 4 2 5 ये तो हट चुका है। 2 और 5 में से मिनिमम है वो है 2, मिनिमम है 2, तो देखो 2 की पूर्ति कर लेते हैं। 20 और 40 में से 20, ये हो गया 0, और ये 40 में दे दिए तो ये बच गया 20। ये 0 करते थे वो ये भी हट गया। अब 2 3 1 2, 2 1 3 2। अब इसमें किसी को भी ले लो, सबसे पहले 1 ले लेते हैं,
इस एक को फिल कर देते हैं। एक को फिल करने के लिए कितना कितना मान है, यहाँ पे 10 है, 30 है, इसको दे दिए 10, ये हट गया, ये 10 दे दिए तो यहाँ से बच गया ये 20, ये और हट गया। 3 और 2 में 2, 40 और 20 यानी 20 दे दिए, ये भी 0, ये बच गया आपस में 20। 3 के लिए यहाँ से आ जाएगा आपस में 20। जब मैट्रिक्स 2x2 में चेंज हो जाए ना 2x2 मैट्रिक्स में, तो 2x2 मैट्रिक्स में चेंज करने के बाद में अपन क्या करते हैं, किसी के लिए भी किसी का भी पहले निकाल दो, ठीक है। अब जो आपका इसमें है वो है इष्टतम हल। इष्टतम हल यहाँ तक तो अपन खूब कर रखे हैं क्वेश्चन, इसके बाद मैंने अपने को देखना है इष्टतम हल। इष्टतम हल क्या होगा, जिसको जितने से पूर्ति कर रखे हो, या इसको कर रखे हो 1 × 20, फिर प्लस यहाँ पे देखो 1 × 10, फिर प्लस 3 × 20, फिर प्लस 3 × 20, फिर प्लस 2 × 20, 2 × 20, फिर प्लस 2 × 20 2 बार है, 2 × 20 फिर 2 × 20, 2 × 20 फिर प्लस, और एक देखो पीछे वाले में किए थे 1 × 10, एक मान ये भी है, इसके लिए और आ जाएगा प्लस 1 × 10। इन सब को गुणा वगैरह करना है आपको, यानी ये तो हो गया आपका इसमें कितना मान, ये तो हो गया 20, ये 10 30 और 60 30 90 और 40 130 170 और 10 180, ये मिल गया होगा इसमें 180। इसका जो कॉस्ट है यानी इष्टतम हल जो है वो कितना मान आपका इसमें है 180। और इष्टतम हल है वो कितना मान आपका इसमें है 180। ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अब जो आपके पास में है वो इसी के लिए है कि इष्टतम परीक्षण की जांच करना है हमें, मेन तो इष्टतम परीक्षण की हमें तो जांच करना है कि जो अपन ये निकाला है 180 रुपये ये सही है क्या अपना, तो उसके लिए अपन जांच करेंगे, ठीक है। तो अब अपन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इष्टतम हल का परीक्षण, ठीक है। इष्टतम हल परीक्षण नीचे लिख देता हूं। अब जो अपन कर रहे हैं वो कर रहे हैं इष्टतम हल परीक्षण। इष्टतम हल परीक्षण, इष्टतम हल परीक्षण देखो अपन निकालते कैसे हैं। पहले एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन था आपके पास में उस क्वेश्चन का टेबल बना करके जिस मान की जितनी सी पूर्ति कर रखे हो ना उसी के अकॉर्डिंग ये काम होगा। अब उसको कम ज्यादा करना है ना आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग तो काम होगा। तो इधर क्या क्या मान था आपके पास में, इधर था D1, फिर था आपके पास में D2, फिर था आपके पास में D3, फिर था आपके पास में D4। यहाँ पे क्या क्या था O1 O2 और फिर साथ में था आपके पास में O3। ये मान था। अब इसमें मांग उपलब्ध इकाई इन सब से कोई मतलब नहीं है, जिस मान की जितने से पूर्ति कर रखे हैं वो मान लिखे जाते हैं यहाँ पे, जिस मानों की जितने से अपन पूर्ति कर रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल के अंदर मान अपन लिख लेते हैं क्या क्या वैल्यू है आपके पास में, फिर इसको बाद में देखेंगे अपन। देखो किसको कितने से पूर्ति कर रखे हो, फर्स्ट वाले में 1 था उसको अपन 20 से पूर्ति कर रखे थे, है ना। तो 1 की अपन पूर्ति कर रखे थे 20 से, फिर 2 था, फिर 1 को पूर्ति कर रखे थे अपन कितने से 10 से, फिर 4 था एज इट इज, फिर नीचे गया था 3, फिर 3 को पूर्ति कर रखे थे कितने से 20 से, यहाँ पे था 2 इसकी भी पूर्ति कर रखे थे कितने से 20 से, 1 इसकी पूर्ति अपन कर रखे थे 10 से, है ना। 1 को अपन 10 से कर रखे थे, उल्टा लिख दिया इसको, ऐसे था ये, क्या था ये 1 इसको अपन पूर्ति कर रखे थे 10 से, ये तो था आपके में 4, ये था आपके में 2, और 2 की पूर्ति कर रखे थे अपन कितने से 20 से, ये था आपके में 5 और ये था आपके में 9, ये आपके में है,
ये टेबल आपके पास में पहले से गिवन है ऑलरेडी, उसी टेबल को अपन लिखे हैं। देखो यही तो पूर्ति कर रखे हो, ये चेक कर लो चाहे से एक बार। एक को 20 से, एक को 10 से, वही मान देखो लिखो यहाँ पे, एक को 20 से, एक को 10 से, जिस जिस मानों की पूर्ति कर रखे वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इष्टतम परीक्षण का मतलब ये हो गया कि अब ध्यान से देखना, अब आपको एक मैट्रिक्स बनाना है Dij, और इस मैट्रिक्स को अपन ये लिखते हैं Cij, और माइनस होता है इसके लिए Ui प्लस Vj, यानी अब आपको इसका मान निकालना है Dij का मान, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, ध्यान से देखना, यानी Dij का मान, और Dij का फॉर्मूला ये होता है, अगर ये मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। फिर आप लोग कह सकते हो कि जो अपन निकाले थे 180 वही सबसे मिनिमम है, यानी इष्टतम परीक्षण जब निकालोगे आप लोग तो आपका जो इष्टतम हल मिल रहा था 180 रुपये, उससे मिनिमम कुछ नहीं आएगा। तो कैसे पता चलेगा? जब Dij का मान क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए Dij का मान, ठीक है। अब Dij का मान बोला कि एक मान तो आ रहा है बोला Cij, और एक मान आ रहा है Ui प्लस Vj, एक मान तो आ रहा है Cij और एक मान आ रहा है Ui प्लस Vj, दोनों के दोनों इसी टेबल के लिए बनेंगे, कंस्ट्रक्ट होगा, ध्यान रखना, दोनों के दोनों इसी टेबल के लिए बनते हैं। तो अपन सबसे पहले देखो Cij की मैट्रिक्स बना रहा हूँ, Cij, सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स बना रहा हूँ Cij के लिए, सबसे पहले मैट्रिक्स बना रहे हैं अपन Cij के लिए, ध्यान से देख लो आराम से, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं अपन, स्टार 2 स्टार 4, ध्यान से देखना। Cij कहता है ये जो मैट्रिक्स है ना बस में इष्टतम हल वाला जो रिजल्ट आया था, इसी में से जिस जिस मानों की पूर्ति नहीं है, यानी एक तो इसकी पूर्ति नहीं है, एक इसकी पूर्ति नहीं है, वही मान केवल लिखे जाते हैं, और जिस मानों की पूर्ति है उसकी जगह खाली दिखाया जाता है, यानी स्टार दिखाया जाता है। नेक्स्ट वाले में इसकी पूर्ति नहीं है तो यहाँ पे आएगा ये 3, और बाकी की तो वो पूर्ति है तो इसको अपन स्टार दिखाएंगे, ये भी स्टार है, ये भी स्टार है। नेक्स्ट वाला देख लो, 4 की पूर्ति नहीं है एक तो यहाँ पे रहेगा 4, ये स्टार है, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 9, इसका नाम होता है Cij। ध्यान से देखते रहना, जिस जिस मानों की पूर्ति नहीं हो रखी है उसकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, एक तो 2 4, यहाँ से 3, इससे 4 5 9, तो ये तो हो गया आपस में Cij, ये तो हो गया आपस में Cij के लिए, बहुत ध्यान से देखना। अब बच गया एक Ui और Vj, तो Ui और Vj के लिए जो सारणी है वो देखो इस तरीके से बनाई जाती है। अब देखो नीचे लैंग्वेज लिख रहे हैं अपन सबसे पहले, Ui तथा Vj के लिए सारणी, Ui और Vj के लिए सारणी। देखो ये सारणी देखो अपन कैसे बनाते हैं, यहाँ पे बना देता हूँ। ये सारणी बनाने के लिए आपको मान चाहिए, जबकि Ui प्लस Vj, पहले अपन एक सारणी बना रहे हैं, जिसके लिए देखो सारणी कैसे बनाएंगे अपन, यहाँ पे तो लिखा जाता है Ui और यहाँ पे लिखा जाता है Vj। देखो सारणी कैसे मान, अब उसी टेबल के अंदर देखो फिर से, अब जिस जिस मानों की पूर्ति कर रखे हो, कितने से कर रखे हो उससे मतलब नहीं, जो क्वेश्चन में था, यानी 1 और 1, वो मान लिखे जाते हैं उस सारणी में। यानी इसमें क्या क्या लिखा जाएगा, एक तो 1 और दूसरे मान में क्या था देखो स्टार 1 स्टार 1, फिर साथ में स्टार, जिस जिस मानों की पूर्ति नहीं है। यहाँ पे देखो ये आ चुका था, यानी 3 2 1 3 2 1 3 2 और 1, यहाँ पे स्टार, इसमें देख लो स्टार और 2 स्टार और 2, यहाँ पे आ जाएगा स्टार, यहाँ पे 2 और यहाँ फिर से स्टार, यहाँ पे फिर से स्टार।
ध्यान से देखना, यू आई और वी जे के लिए सारणी जो हम लोग बना रहे हैं, आपको सबसे पहले अच्छा इसमें फिर से इसको एक बार समझ लो। देखो एक तो होता है देखो सी आई जे और एक होता है यू आई प्लस वी जे। तो यू आई प्लस वी जे भी अपन नहीं बनाए हैं, अपन केवल यू आई और वी जे के लिए बना रहे हैं। तो सी आई जे तो क्या कहता है कि जिसकी पूर्ति नहीं हो रखी थी उन सभी मानों को अपन यहाँ पे लिखते हैं, जिसको बोलते हैं अपन सी आई जे। और जिस मानों की पूर्ति हो रखी है उन सबको लिखते हैं अपन यू आई वी जे में। जिसकी हो रखी है, कितने से हो रखी है उससे मतलब नहीं है आपको, ठीक है। तो ये टेबल आ गया। अब देखो आपको तो मान किसका निकालना था, बोलो हमें तो मान चाहिए यू आई प्लस वी जे, यू आई प्लस वी जे। तो यू आई प्लस वी जे के देखो सारणी कैसे बनती है, एक साथ सारणी बोल दो या इसके लिए मैट्रिक्स फॉर्म बोल दो। यू आई प्लस वी जे का है ये टेबल, ध्यान रखना। उससे पहले यू आई वी जे का देखो मान कैसे निकालते हैं। जिस अवयव में सबसे ज़्यादा अवयव हो उसके सामने अपन शून्य का चयन कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर 2 अवयव है, इसके अंदर देखो 3 अवयव है, इसमें 1 अवयव है। अब इसमें देखो पंक्ति स्तंभ में, इसमें 1, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 1। सबसे ज़्यादा किसमें है, सबसे ज़्यादा इसमें अवयव है 1, 2, 3, 3 अवयव है। तो इसके सामने सेलेक्ट करना है आपको 0। ध्यान से देखना, बाहर यानी वही मान लिखने हैं जिसकी सहायता से अंदर वाले मान बन जाए। अब 0 में यहाँ पे देखो 1 लाना है, तो यहाँ पे कितना लिखे, 1 लिख दें, जो 0 और 1 मिलकर के 1 बना देगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 लाना है, तो यहाँ पे 3 लिख दूँ, जो 0 और 3 मिलकर के 3 बन जाएगा। यहाँ पे 2 मान तो अपने बना दिए। बोला 2 के लिए भी तो वही काम था, 0 और 2 लाना था, बोले यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। अब देखो इसका काम हो गया। अब 1 है, यहाँ पे अपने को लिखना है, ध्यान से देखते रहना, यहाँ पे अपने को लिखना है। यहाँ पे लिखने के लिए यहाँ पे 2 है, तो 2 में अपन क्या करें, -1 कर देंगे, तो 2 यहाँ से ध्यान रखना, 2 - 1 यानी 1, सही है। अब कितने बच गए, बोलेगी 1 -1 है और 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 -1 यानी 1। देखो ये वाला पार्ट हो गया क्या सारे, बोले ये तो 1 ये बच गया। 3 है, 2 लाना था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 और 2 लाना है, तो -1 कि 3 - 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। यानी यू आई और वी जे में वही मान लिखने हैं जिनकी सहायता से ये सारी वैल्यू आ जाए फिर से। अब देखो यू आई प्लस वी जे का सारणी क्या कहता है, अब जहाँ जहाँ पे स्टार लिख रखे थे वहाँ पे अवयव लिखना है। यानी 1 था तो 1 की जगह तब यहाँ पे आ जाएगा स्टार। जहाँ स्टार वहाँ पे देखो क्या बन जाता है, 3 - 1 यानी 2, तो यहाँ पे रहता है 2। 1 रहता है तो यहाँ पे आ जाएगा स्टार। अगला स्टार देखो क्या बनेगा, 1 - 1 यानी 0। फिर देखो स्टार, 2 और 0 यानी 2, और यहाँ पे क्या रहेगा, स्टार स्टार स्टार। इसमें देखो 2 - 1 यानी 1, ये हो गया 1। 3 - 1 यानी 2, यानी अब यहाँ पे क्या जाएगा, स्टार। 2 - 1 यानी 1 और 1 - 1 यानी 0। तो ये जो सारणी बनी है आपका इसमें, ये सारणी है आपका इसमें यू आई प्लस वी जे के लिए सारणी। देख लो, आराम से देख लो। ये सारणी किसके लिए है, यू आई प्लस वी जे के लिए सारणी। क्लियर है। अब आपको तो पहुंचना है डी आई जे पे। अब अपन चल रहे हैं डी आई जे के मान पे। देखो अब यहां पे अपन निकाल रहे हैं डी आई जे इक्वल टू, एक तो होता है सी आई जे। तो सी आई जे की जो मैट्रिक्स अपन ने निकाले है वो अपन यहां पर रख देते हैं, स्टार 2 स्टार 4, स्टार 2 स्टार 4, स्टार 2 स्टार और ये 4, 3 ट्रिपल स्टार, 3 स्टार स्टार स्टार, 4 स्टार 5 9, 4 स्टार 5 9, यहाँ पे मान है 4 स्टार 5 9। ये तो हो गया डी आई जे। सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, और यू आई प्लस वी जे स्टार 2 स्टार 0, स्टार 2 स्टार 0
2 फिर ट्रिपल स्टार, 2 स्टार स्टार ये स्टार, फिर क्या लास्ट में 1 स्टार 1 0, 1 स्टार 1 1 स्टार 1 0, 1 स्टार 1 और यहाँ पे 0 है, सॉरी ये 0 है। ये टेबल किसके लिए है? बोला डी आई जे का मान है ये सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, डी आई जे इक्वल टू ये पूरा मान, ठीक है। अब इनको अपन माइनस करके सब ट्रैक करके अपन देख लेते हैं कि जो वैल्यू है आपके पास में वो इसकी वैल्यू यही आएगी क्या? पॉजिटिव अगर है तब तो ठीक है, पॉजिटिव नहीं है तो उसके लिए मान क्या लिखेंगे अपन? इस तरीके से मान को अपन एक लूप का निर्माण और करते हैं, ठीक है। पहले अपन देखो इनको सब ट्रैक करके देख लेते हैं। स्टार स्टार से होगा तो स्टार, 2 2 से होगा तो 0, स्टार 0 स्टार 4, स्टार 0 स्टार 4, डी आई जे इक्वल्स टू स्टार 0 स्टार 4, 0 स्टार 4, 0 स्टार 4। सेकेंड वाले में देखो घटा रहे हो सिंपली, 3 माइनस 2 यानी 1, 1 और ट्रिपल स्टार, 1 और ट्रिपल स्टार, ये तो हो गया 1, ये भी स्टार, ये भी स्टार और ये भी स्टार। अब देखो और देखो 4 माइनस 1 3 स्टार 4, 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 और 9 माइनस 0 यानी 9, यहाँ से मान रहेगा कितना? 9, जो कि कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जो कि खुद कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लो आराम से। अब इसकी वर्किंग रूल और लिखाऊंगा, इसको तो अपन सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखा तो दिए, अब इसका वर्किंग रूल और लिखा रहा हूँ कि अपन ने कौन से स्टेप तक पहुंच गए थे वो देख लो एक बार। इष्टतम परीक्षण से पहले अपन जो सॉल्व किए थे स्टेप 3 तक पहुंच गए थे, इष्टतम हल, ठीक है। अब इष्टतम परीक्षण यानी स्टेप नंबर 4 लिख रहे हैं अपन, अब ध्यान रखना स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 यहाँ से काम स्टार्ट कर रहे हैं अपन। स्टेप 4 काम आपका हो चुका है, ध्यान रखना सारे मान आ गए ना पॉजिटिव, अगर सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वही इष्टतम हल है, ठीक है। अब हम इष्टतम परीक्षण की जांच करते हैं, इष्टतम परीक्षण की जांच करते हैं, जिसके अनुसार डी आई जे का मान ज्ञात करते हैं, यानी डी आई जे इक्वल टू होता होगा इसमें सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। अब नेक्स्ट स्टेप 5, यदि डी आई जे मैट्रिक्स फॉर्म ही रहता है, मैट्रिक्स में लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तब न्यूनतम लागत ही
इष्टतम हल होगा, न्यूनतम लागत ही इष्टतम हल होगा, न्यूनतम लागत ही इष्टतम हल होगा। ठीक है, ये कौन से कंडीशन में? जब डी आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ये चीज़ तो अपन कह रहे हैं, डी आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अर्थात अपन ये कह सकते हैं इष्टतम हल से प्राप्त मान कितना था? 180 RS। इष्टतम हल होगा, 180 जो था वही क्या होगा? इष्टतम हल होगा, इष्टतम हल होगा। इष्टतम हल होगा। यहाँ तक पहले एक बार ध्यान से देखो। नेक्स्ट स्टेप वाले में जब जाओगे तो इसी तरीके से आपको लैंग्वेज बतानी है। ये हो गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 ये तो हो गया इसके लिए का। अब अपने को दिखाएंगे ना, क्या दिखाओगे कि अब सी आई जे का मान तो क्या है, अब सी आई जे के बारे में डिटेल लिखनी है और किसके बारे में डिटेल लिखनी है? यू आई प्लस वी जे। अब इन दोनों के बारे में और बताना है कि भाई ये दोनों क्या है। अभी तो अपन ये बता दिए ना कि भाई डी आई जे का फॉर्मूला ये होता है। अब ये भी तो बता रहे हैं कि भाई सी आई जे मतलब क्या हो गया, सी आई जे मतलब क्या हो गया। तो अब सी आई जे और डी आई जे के अपन डिटेल लिख रहे हैं। सी आई जे का मतलब क्या हो गया? जो न्यूनतम लागत वाला आव्यूह है उसी में से लेके चलेंगे ना अपन। देख लो एक बार, चेक कर लो। अब स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 पे अपन चल रहे हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पे आ जाओ, स्टेप 6, स्टेप नंबर 6। ठीक है, अब स्टेप नंबर 6 देखो ध्यान से। लागत आव्यूह में जिस अवयव का लागत आव्यूह में, यानी सबसे लास्ट में जो मैट्रिक्स थी ना उसकी बात हो रही है। लागत आव्यूह में जिस अवयव का आवंटन नहीं है, आवंटन नहीं है, जिस अवयव का आवंटन नहीं हो रखा, वो किसमें था? सी आई जे में। आवंटन नहीं है, उस अवयव को सी आई जे आव्यूह में लिखते हैं। आव्यूह में लिखते हैं तथा जिसका आवंटन है, इसी के साथ में लिख लेता हूं, तथा जिस अवयव का आवंटन है, जिस अवयव का आवंटन है, जिसका आवंटन है आपके पास में, उस अवयव के स्थान पर, उस अवयव के स्थान पर क्या लिखते हैं अपन? ध्यान से देखना, स्टार से निरूपित करते हैं, से निरूपित करते हैं। ये तो होगी किसकी डिटेल? सी आई जे की डिटेल है ये तो सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अब डी यू आई प्लस वी जे की डिटेल और लिखनी है अभी तो। भाई ये डिटेल तो किसकी हुई है? ये तो सी आई जे की डिटेल है ना। अभी अपने को किसकी डिटेल और लिखनी है? मतलब यू आई प्लस वी जे की डिटेल और लिखनी है अभी तो अपने को। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं किसकी डिटेल पे? यू आई प्लस वी जे के लिए, जो स्टेप नंबर आपके पास में है 7th नंबर। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास में है स्टेप नंबर
7। ठीक है, स्टेप नंबर 7 क्या आएगा? अब हम यू आई तथा वी जे के लिए, ध्यान में ये यू है फर्स्ट वाला मान, यू आई तथा वी जे के लिए सारणी का निर्माण करते हैं। सारणी का निर्माण करते हैं जिसके अनुसार जिस अवयव का आवंटन है, जिस अवयव का आवंटन है उस अवयव को यू आई तथा वी जे सारणी के लिए लिखते हैं। यानी जिसका आवंटन है, कितने से आवंटन है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, उसको तो अपन इसमें लिखते हैं, तथा शेष जो बचेगा, तथा शेष अवयव को, शेष अवयव जो शेष बचेगा, शेष अवयव को स्टार से निरूपित करते हैं। शेष अवयव को स्टार से निरूपित करते हैं। शेष अवयव जो बचेगा उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? नेक्स्ट स्टेप हो गया होगा इसमें स्टेप नंबर 7 के लिए। स्टेप नंबर 7 के लिए बनाई तो ठीक है। अब किसका मान निकालना आपको? ये दोनों स्टेप होने के बाद में अब जाओगे डी आई जे पे। अब उसी का लास्ट में 7th और एक स्टेप और है, स्टेप नंबर 8, वो यहीं पे लिख देता हूं। स्टेप नंबर 8, ये लास्ट स्टेप है। तथा यदि यहां से देखना, डी आई जे का मान, डी आई जे का मान 0 से बड़ा या बराबर हो, 0 से बड़ा या बराबर हो, 0 से बड़ा या बराबर हो, तब इष्टतम हल प्राप्त होता है। इष्टतम हल प्राप्त होता है। यानी डी आई जे वाले मान को बता रहे हो, ध्यान से देखना। डी आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहां से मिलेगा। अगर इसका मान क्या हो जाए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ध्यान से देखना, इसका मान क्या हो जाए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो अपन क्या कहेंगे कि इसके वैल्यू क्या है आपके पास में इष्टतम हल के लिए। अगर इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तब आप लोग कह सकते हो कि मान कैसा है, इष्टतम हल जो है वो प्राप्त होगा। अब इसके लिए इष्टतम हल का मान होगा कितना? तो इसके इष्टतम हल का मान वही होगा जो अपन ने निकाल रखा था पहले। अतः इष्टतम हल इष्टतम हल
इष्टतम हल कितना था 180 RS होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इष्टतम हल निकालने के लिए अगर dij का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब क्या होगा कि वही होगा इष्टतम हल जो पहले अपन ने निकाल रखा था। क्लियर है? चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।